Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Law for All। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंशिएंट पीरियड में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का क्या स्टेटस था। इन एंशिएंट पीरियड इंडियन टेक्स्ट सच एज मनुस्मृति, अर्थशास्त्र mentioned rule of war and diplomacy। एंशिएंट पीरियड में हमारा मेन जो हमारे इंडियन टेक्स्ट मनुस्मृति और अर्थशास्त्र थे, उसमें वॉर एंड डिप्लोमेसी के जो रूल्स रेगुलेशंस वो सभी मेंशन किए थे। आफ्टर दैट एंशिएंट पीरियड, इन मेडिवल पीरियड, इन्फ्लुएंस ऑफ religion, Christianity and Islamic law, rules related to war and peace। मिडिवल पीरियड में हमारे वॉर एंड पीस से रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो मोस्टली क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक लॉ पे बेस्ड थे। आफ्टर दैट एंशिएंट पीरियड और मिडिवल पीरियड के बाद जब मॉडर्न पीरियड की बात आई इंटरनेशनल लॉ के लिए, तो उस समय उसकी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्ट्रेंथ इंटरनेशनल लॉ। इट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ और ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट सडनली बट इट इज स्लो बाय स्टेप। सो एंशिएंट पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक जो हमारा ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ था वो डिफरेंट वे से होता रहा। देन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे ह्यूमन राइट्स पे रिलेटेड जो भी लॉ बनने स्टार्ट हुए, उसमें जो स्पीड हुई, इंक्रीजमेंट हुई, वो हमारी 1945 के बाद। नाउ इन सभी डेवलपमेंट को डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया। सम वेरी इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Our opinion. According to opinion, international law is the law of nation which govern the relations between states। उन्होंने क्लियरली कहा कि इंटरनेशनल लॉ हमारा जो रिलेशनशिप सेटअप करेगा वो सेटअप करेगा स्टेट्स के बीच में। उसमें ओपिनियन ने फोकस किया स्टेट्स के ऊपर कि स्टेट्स के हेल्प के बिना इंटरनेशनल लॉ डेवलप नहीं होगा। देन अनदर डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू स्टार्क ने कहा इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स बाइंडिंग अपॉन स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये जो तीनों डेफिनेशंस है आपकी ओपिनियन, स्टार्क एंड हॉलैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच civilized state consider binding upon them in their mutual relations। अगर आप इन तीनों डेफिनेशंस को रीड करेंगे और समझेंगे तो आप देखेंगे तीनों ज्यूरिस्ट ने फोकस किया है स्टेट्स के ऊपर ही। तो इट मीन्स इंटरनेशनल लॉ सक्सेसफुली वर्क तभी करेगा अगर स्टेट्स में म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, कंसेंट होगा और दे आर रेडी टू वर्क विद ईच अदर। सो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आवर इंटरनेशनल लॉ। देन बेसिस और सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ सोर्सेज डिफाइन करे हैं। सोर्सेज, बेसिस का मतलब होता है सोर्सेज और फाउंडेशंस। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ट्रीटीज और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो फर्स्टली ट्रीटीज क्या होता है? ट्रीटीज मीन्स रिटन एग्रीमेंट
between two or more states governed by international law. One very important thing is it's in a written form. एग्जाम्पल्स आपके पास यूएन चार्टर 1945, वीना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, क्योटो प्रोटोकॉल्स, ये सारे एग्रीमेंट्स में हम वन बाय वन आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे. These treaties are binding only on parties to them. But one important thing is that कि ये जो ट्रीटीज़ है ये बाइंडिंग सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे होगी जो स्टेट्स उस एग्रीमेंट्स की रिटन एग्रीमेंट्स की पार्टीज़ है. कोई अलग बाहरी स्टेट्स पे ये ट्रीटीज़ बाइंडिंग नहीं होगा. Based on these treaties, based on one very important principle, that is pacta sunt servanda, which means once a promise is made under an international law, it must be honored. It means the agreement must be kept. A state cannot refuse to follow a treaty just because it has changed its mind later. इट मीन्स अगर कोई स्टेट ट्रीटी साइन कर लेती है, रिटन एग्रीमेंट साइन कर लेती है, तो इसका मतलब कि वो उस एग्रीमेंट और ट्रीटी को मानने के लिए बाइंडिंग है, लायबल है. वो अपना सडनली अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं कर सकती. वो उस ट्रीटी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि अब मेरा मन नहीं है इस ट्रीटी और इस एग्रीमेंट को मानने के लिए. क्लियर? Another source or another basis, general principle of law. It's a very important base of international law. General principle of law are common to major legal system of the world and recognized by civilized nations. Example is principle of justice, equity and good faith. This principle, that is general principle of law, is recognized under Article 38 of International Court of Justice. Please remember these articles and the meaning of ICJ. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं. These principles fill gap where no treaty or custom exists. So this is all about the general principle of law. Next we will discuss in our next video.